सुनैना देवी धीरे धीरे कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई थी। बाहर हल्की धूप फैली थी, लेकिन उनके मन का अंधेरा उससे छंटने वाला नहीं था। उनकी गोद में पति की तस्वीर थी, एक पुरानी फीकी हो चुकी सीपीआई टाइप फोटो, जिसके कोनों पर हल्की सिलवटें पड़ चुकी थी। उन्होंने उस तस्वीर को अपने कांपते हाथों से थाम रखा था, जैसे वो फोटो ही अब उनकी जिंदगी की अंतिम डोर हो। उनकी आंखों से आंसू एक तक बहते जा रहे थे, होंठ हौले हौले बुदबुदा रहे थे। कब तक इंतजार करूंगी तुम्हारा रामदीन जी, कब तक? 5 साल हो चुके थे रामदीन जी को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन सुनैना देवी के लिए वो वक्त वहीं कहीं ठहर गया था। शादी के बाद की लंबी जिंदगी की जाने कितनी यादें, कितनी बातें, कितने सुख दुख आज एक एक कर उनकी आंखों के सामने घूम रहे थे। आज उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सुबह से ही पेट में भारीपन था, गैस की जलन थी और बेचैनी अलग। शायद रात का बचा हुआ खाना गर्म करके खा लिया था। और वैसे भी जब कोई अपना खाने को पूछने वाला न हो तो भूख भी मजबूरी बन जाती है। उन्होंने करवट ली और धीमी आवाज में अपनी बहू रानी को पुकारा। बहू, ओ रानी, जरा राहुल को फोन कर दे। बोल दे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, हो सके तो जल्दी घर आ जाए। इतना सुनना था कि रानी जैसे बेकाबू हो गई। वो जो किचन में सब्जी काट रही थी, वहीं से ऊंची आवाज में तमतमाती बोली, माँ जी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं, बस बैठे बैठे हर दिन कोई न कोई ड्रामा कर देती हैं। अब राहुल ऑफिस में है, कोई दुकान पर बैठा है, क्या कि आप कह रही हैं जल्दी आ जाए। जब देखो तब फोन करवाओ, पैसा बहा दो फालतू में। कब से कह रही हूं, जितना खाया जाए उतना ही खाया कीजिए, लेकिन आप पर तो कोई असर ही नहीं होता। ये बुढ़ापा है मां जी, कंट्रोल रखना सीखिए। सब कुछ हजम नहीं होता अब। उसका हर शब्द सुनैना देवी के दिल में किसी नुकीले तीर की तरह चुभता चला गया। उन्होंने एक बार फिर अपने पति की तस्वीर को देखा और सिर झुकाकर कहा, देख रहे हो रामदीन जी, तुम्हारी सुनैना अब बोझ बन गई है इस घर में। भीतर तक टूट चुकी सुनैना देवी धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर चल पड़ी। शरीर कांप रहा था और आंखें आंसुओं से भीगी थी। कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर चुपचाप जाकर अपने पुराने बक्से के पास बैठ गई, जिसमें उनकी कुछ पुरानी चिट्ठियां, रामदीन जी की घड़ी और शादी की एक तस्वीर रखी थी। उन्होंने वह तस्वीर उठाई और अपने सीने से चिपका ली। कमरे की दीवारें अब उनकी सिसकियों की गवाह बन गई थी। सुनैना देवी कमरे के कोने में बैठी थी। चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। शरीर में जरा भी ताकत नहीं थी, लेकिन पेट की जलन अब असहनीय होती जा रही थी। करवट बदलते हुए उन्हें अचानक याद आया, अरे हाँ, मुझे तो जब जब गैस बनती है, इनो पीने से राहत मिल जाती है। इस छोटी सी उम्मीद की किरण ने जैसे उन्हें फिर से थोड़ा हिम्मत दी। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठी, पहले पांव जमीन पर टिकाए, फिर अपने कांपते हाथों से दीवार पकड़कर खुद को संभालते हुए उठी। चलना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन पेट की बेचैनी उन्हें एक एक कदम आगे बढ़ाने पर मजबूर कर रही थी। किचन तक पहुंचने में ही उन्हें अच्छी खासी मेहनत लग गई। वहां पहुंचकर उन्होंने टेबल के कोने से इनो का पाउच उठाया, फिर एक साफ गिलास में पानी डाला और इनो डालते ही जब बुलबुले उठने लगे तो उन्हें थोड़ी राहत सी महसूस हुई। बस यही चाहिए था। उन्होंने धीरे धीरे इनो का घूंट भरा और दीवार का सहारा लेकर एक कुर्सी पर बैठ गई। उसी समय जैसे तूफान आ गया हो, रानी, उनकी बहू, गुस्से से आग बबूला होती हुई रसोई में आ धमकी। आवाज तेज थी और आंखों में तीखा गुस्सा। मम्मी जी, आपसे कुछ नहीं होता, बस काम बढ़ाना आता है। देखिए ना, पूरा किचन गंदा कर दिया आपने। सिंक में बर्तन पड़े हैं, ऊपर से आप यहाँ पानी गिरा गई। एक गिलास पानी भी ठीक से नहीं पी सकती। सुनैना देवी ने सकपकाते हुए उसकी ओर देखा। चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में एक निराश सी शांति थी। फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में बेहद प्यार से कहा, मैंने किचन गंदा नहीं किया, बस एक गिलास पानी में इनो घोल कर पिया, और अगर थोड़ा पानी गिर गया हो तो मैं साफ कर देती। लेकिन रानी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो बड़बड़ाती रही, बर्तनों को टनटनाते हुए उठाती रही और मुंह बनाकर कमरे से निकल गई। सुनैना देवी ने एक लंबी सांस ली। आंखों की कोर पर एक बूंद फिर से आकर ठहर गई। धीरे धीरे उन्होंने खाली गिलास उठाया, उसे सिंक में रखा और वापस अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वही धीमी चाल, वही झुका हुआ कंधा और दिल में एक बार फिर वही पुराना दर्द। सुनैना देवी अपने कमरे के कोने में रखे पुराने पलंग पर चुपचाप लेटी थी। कमरे में हल्का अंधेरा होने लगा था, लेकिन उन्होंने लाइट नहीं जलाई।
बाहर घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 4 बजने की ओर बढ़ रही थी और उनके पेट की पीड़ा अब भूख में बदल चुकी थी। सुबह से कुछ नहीं खाया था, न एक रोटी न चाय का एक घूंट। इनो पीने के बाद थोड़ी राहत तो मिली थी, लेकिन अब कमजोरी और खाली पेट की टीस एक अलग ही तकलीफ दे रही थी। उनकी आंखों में फिर वही पुरानी नम सी चमक आई। धीरे से करवट लेकर उन्होंने हौले हौले आवाज लगाई, रानी बहू, ओ बहू, बहुत भूख लग गई है, थोड़ा कुछ खाने को दे दे बेटा। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद किचन की ओर से तेज कदमों की आवाज आई। रानी बहू तमतमाते चेहरे के साथ कमरे में घुसी और उखड़े हुए लहजे में बोली, मम्मी जी, अभी तो आप कह रही थी पेट में बहुत गैस हो गया, दर्द हो रहा है, अब अचानक से भूख लगने लगी। आपसे एक बात भी सीधी नहीं होती। अभी मेरा आराम करने का टाइम है और मैं अभी कुछ भी नहीं बना रही। चुपचाप रहिए, हर वक्त कुछ कुछ चाहिए होता है आपको। हर शब्द सुनैना देवी के दिल पर चोट कर गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक बार अपने पेट पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। ना कोई तकरार, ना कोई गुस्सा, बस एक लंबी सांस ली और चुपचाप उसी करवट में पड़ी रही। कमरे की दीवारें अब फिर से गूंगी गवाह बन गई थी। एक भूखी, थकी, उपेक्षित मां की सिसकती हुई शाम की है। शाम के 7 बज चुके थे। आसमान में हल्की धुंधलका छा गया था और गली की बत्तियां एक एक कर जलने लगी थी। घर के दरवाजे पर गाड़ी की आवाज आई और थोड़ी देर बाद राहुल ऑफिस से लौट आया। हाथ में लैपटॉप बैग था, चेहरा थका हुआ, लेकिन मां को देखने की बेचैनी उसमें साफ झलक रही थी। सीधा कमरे की ओर गया जहां उसकी मां सुनैना देवी अब भी पलंग पर पड़ी थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे की थकान देख राहुल का दिल कसक उठा। राहुल चिंतित होकर बोला, मां, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे पहले बता देती, मैं डॉक्टर के पास ले जाता। अब तक कुछ भी खाया नहीं आपने। सुनैना देवी कुछ कहना चाहती थी, उनकी आंखें भर आई थी। उन्होंने भर्राई आवाज में कहना शुरू किया, बेटा, मैं तो बहू को। लेकिन तभी पास खड़ी रानी बहू ने आंखों के इशारे से उन्हें चुप करा दिया, हल्का सा सिर हिलाकर, भौहें चराते हुए, जैसे चेतावनी दे रही हो कि कुछ मत कहना। सुनैना देवी की आवाज वहीं रुक गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली, फिर बेटे की आंखों में देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और धीमे स्वर में बोली, कुछ नहीं बेटा, कुछ खास नहीं हुआ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। ये तो बुढ़ापे की बीमारी है, आती जाती रहती है। तुम ऑफिस में रहते हो, बहुत काम रहता है, बात बात पर फोन करके तुम्हें तंग नहीं करना चाहती। राहुल उनके पास बैठ गया। उसने मां का हाथ थामा। वह हाथ जो कभी उसे उठाकर चलना सिखाते थे, अब खुद कांप रहे थे। कमरे में कुछ क्षणों की खामोशी छा गई। एक मां के दर्द की, एक बेटे की अनकही चिंता की और एक बहू की कठोर चुप्पी की। अगले दिन की सुबह सुनैना देवी के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज शायद बहू कुछ अच्छा नाश्ता बना दे। 2 दिन हो गए ठीक से कुछ खाए बिना, आज पेट में कुछ पड़ जाएगा तो शायद थोड़ी जान आ जाए। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही, आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठती, फिर धीरे से झुक जाती। नाश्ते की कोई आहट नहीं आई। समय बीतता गया। 7, 8, फिर 9। बेटे राहुल के निकलने की आवाज आई। गाड़ी स्टार्ट हुई और वो ऑफिस के लिए रवाना हो गया। सुनैना देवी का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उन्होंने उम्मीद की थी कि बेटा पूछेगा, मां कुछ खाया? लेकिन शायद जल्दी में था या शायद उन्हें देख नहीं पाया। आखिरकार पेट की ज्वाला और दिल की खालीपन से हारकर वो धीरे धीरे उठी। कांपते कदमों से रसोई की ओर बढ़ी। हर कदम में थकावट थी, हर सांस में बेचैनी। वहां पहुंचकर बहुत ही धीमी, विनम्र आवाज में बोली, बहू, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रानी बहू, जो उस समय सिंक में बर्तन रख रही थी, गुस्से से घूमी और चिल्लाकर बोली, मां जी, आपको बस खाने की पड़ी है। मैं सुबह से काम में लगी हूं, थक गई हूं, और आप है कि हर वक्त कुछ खाने की मांग करती रहती हैं। अभी कुछ भी नहीं है खाने को। सुनैना देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में हाथ जोड़कर कहा, बहू, थोड़ा कुछ दे दो बेटा, कुछ भी हो। रानी ने मुंह बनाते हुए कल की बासी सूखी रोटी प्लेट में रख दी, साथ में एक कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा अचार रख दिया। बिना एक शब्द बोले थाली उनके सामने रख दी, फिर आंखें तरेरते हुए बोली, मम्मी जी, आज आप मेरे पति से मेरी शिकायत करने वाले थे ना? अगली बार अगर ऐसा किया तो याद रखिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मैं टीवी देख रही हूं, कोई डिस्टर्ब मत करे। इतना कहकर वह झुंझलाते हुए रसोई से बाहर निकल गई और ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी ऑन कर लिया।
तेज आवाज में चल रहे धारावाहिकों के शोर के बीच सुनैना देवी चुपचाप वह थाली उठाकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाजा धीरे से बंद किया, फिर पलंग के पास बैठ गई। अपने पति की तस्वीर को देखा, वही मुस्कुराता चेहरा, वही शांत आंखें, जैसे अब भी पूछ रही हो, कैसी हो सुनैना? और सुनैना देवी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। थाली को जमीन पर रखकर उन्होंने तस्वीर को सीने से लगाया और रोते हुए कहा, रामदीन जी, आपके जाने के बाद मेरी हालत क्या हो गई है, देखिए तो सही। 2 दिन भूखी हूं, तबीयत भी ठीक नहीं, और अब खाना भी ऐसा मिल रहा है जैसे कोई भीख हो। उनका गला रुंध गया था, हाथ कांप रहे थे और आंखों से अश्रुधार बहती जा रही थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ उनके सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। सुबह की पहली रोशनी खिड़की की जिरी से कमरे में आ रही थी। सुनैना देवी धीरे धीरे बिस्तर से उठी। रात भर बुखार की सी हालत रही थी, लेकिन किसी को कुछ कहा नहीं। बदन थका हुआ था, आंखें भारी और दिल एक अजीब बेचैनी से हो। उसी समय राहुल नाश्ता करते हुए बोला, रानी, मम्मी बहुत कमजोर लग रही हैं, एक बार डॉक्टर को दिखा देना आज। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, तुम संभाल लेना। रानी ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सिर हिला दिया। राहुल मां की ओर एक बार देखकर चिंता भरी निगाहों से मुस्कुराया और ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाते ही जैसे रानी का चेहरा बदल गया। वह तेजी से सुनैना देवी के कमरे में आई और गुस्से से बोली, क्या मम्मी जी, आपको हमेशा कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है डॉक्टर के पास जाने का। आपको तो लगता है सिर्फ पैसा खर्च करवाने में ही मजा आता है। हर दिन कोई न कोई बीमारी, कोई कमजोरी। सुनैना देवी कुछ कहने ही वाली थी कि रानी ने और तीखे स्वर में कहा, अगर आप इसी तरह करती रहीं तो मैं एक दिन आपको वृद्धाश्रम में पहुंचा दूंगी, फिर मत कहिएगा कि मैंने नहीं बताया। ये शब्द सुनैना देवी के कानों में किसी हथौड़े की तरह पड़े। वह हक्की बक्की सी रानी को देखती रह गई। आंखों से आंसू छलकने को थे, लेकिन वो जैसे अब बहने की भी ताकत नहीं रखते थे। वो धीरे से अपने बिस्तर पर बैठ गई। मन के भीतर हलचल मच रही थी। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं राहुल को सब बता दूं, जो कुछ भी रानी करती है, जैसे बोलती है, जैसा व्यवहार करती है, वो सब कह दूं। वो तो बेटा है मेरा, मेरी तकलीफ समझेगा। लेकिन इसी सोच के अगले ही क्षण उनका दिल कांप गया। नहीं नहीं, अगर राहुल को सब बता दिया तो उसका घर बिखर जाएगा, उसका सुख चैन चला जाएगा, उसके जीवन में कलह आ जाएगा। वो मन ही मन टूट चुकी थी। तो फिर किससे कहूं, क्या कहूं, कैसे कहूं? कमरे की दीवारों ने उनका दर्द देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वे चुपचाप खिड़की के पास बैठी, आंखें आसमान की ओर टिकाए, जैसे वहां कहीं कोई सुनने वाला हो, कोई जवाब देने वाला हो। दोपहर का वक्त था। घर के हर कोने में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। रानी बहू खाना खाकर अपने कमरे में जाकर आराम करने लेट गई थी। पंखा चल रहा था, खिड़की पर पर्दे लहरा रहे थे और उसकी आंखें नींद की आगोश में समा गई। उधर सुनैना देवी खामोशी से उठी। उनकी आंखों में एक ठहराव था, न रोष न शिकायत, बस एक गहरी चुप्पी। शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं बची थी, लेकिन मन में जो बोझ था वो अब और सहने लायक नहीं रहा। बिना किसी को बताए, बिना कुछ कहे, वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। साड़ी का पल्लू सिर पर रख लिया, दरवाजा खोला और एक लंबी सांस लेते हुए बाहर निकल गई। गली में दोपहर की चुप्पी पसरी हुई थी। पड़ोसी घरों के दरवाजे बंद थे, किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा। वो एक एक कदम बढ़ाती रही, जैसे अपने दर्द से दूर जाने की कोशिश कर रही हो। रानी जब उठी तब 4 बजने को थे। आंखें मलते हुए वो बिस्तर से उतरी और पानी पीने के लिए रसोई की ओर बढ़ी। तभी उसे एहसास हुआ, मम्मी जी कहाँ हैं? पहले उसने कमरे में झांका, फिर आंगन, फिर रसोई, लेकिन सुनैना देवी कहीं नहीं थी। उसका दिल धड़कने लगा। घबराहट में उसने आसपास देखा, गली में झांका, पड़ोसी के घर तक गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब शाम होने लगी थी, अंधेरा गहराने को था। राहुल के आने का समय हो चला था। रानी की घबराहट अब डर में बदल रही थी। उसने कांपते हाथों से राहुल को फोन मिलाया। फोन उठते ही बोली, राहुल, पता नहीं मम्मी जी कहाँ हैं, मिल नहीं रही है, घर पर नहीं है। राहुल हैरान होकर बोला, क्या? तुम कहाँ थी? मम्मी कहाँ चली गई? रानी बोली, मैं तो अपने कमरे में दोपहर को आराम कर रही थी। जब उठकर बाहर आई तो मम्मी जी नहीं थी। पास के गार्डन में भी जाकर देख आई हूं, लेकिन वहां भी नहीं है। राहुल का माथा ठनक गया। वह गुस्से से बोला, तुम्हें ध्यान नहीं था? मम्मी बीमार है, कमजोर है और तुम बेखबर आराम कर रही थी।
राहुल ने तुरंत ऑफिस से छुट्टी ली और घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचते ही माहौल बदला बदला था। उसने दरवाजा खोलते ही मां का नाम पुकारा, मां, मां। कोई उत्तर नहीं। राहुल अब बेचैन हो चुका था। उसने तुरंत एक एक रिश्तेदार को फोन करना शुरू कर दिया। मम्मी घर पर नहीं है क्या? वह आपके यहाँ आई है? फोन पर एक रिश्तेदार ने चिंता जताई। अरे नहीं बेटा, वो तो यहाँ नहीं आई, लेकिन सब ठीक तो है। कुछ ही देर में खबर फैलने लगी। कुछ रिश्तेदारों में हलचल मच गई। किसी ने कहा, सुनैना देवी ने ठीक नहीं किया, इस तरह घर छोड़कर जाना ठीक नहीं। लेकिन तभी एक बुजुर्ग चाचा, जो राहुल के चाचा लगते थे, फोन पर गहरी आवाज में बोले, राहुल बेटा, ये तो होना ही था। राहुल चौंक कर बोला, क्या मतलब चाचा जी? मैं मम्मी को नहीं सताता था। आप कैसी बात कर रहे हैं? चाचा जी की आवाज में अब भाव और कड़वाहट दोनों थे। तो अपनी बीवी से पूछो राहुल, पूछो कि तुम्हारी माँ के साथ क्या सलूक करती थी। दो दो तीन तीन दिन भूखे रखती थी तुम्हारी माँ को। तबीयत खराब होने पर भी डॉक्टर के पास नहीं ले गई। वो सब सुनने के बाद भी तुम्हारी माँ चुप थी, तुम्हारे घर को टूटने से बचाने के लिए। इतना सुनते ही राहुल की आंखें खुली की खुली रह गई। उसका चेहरा सुन्न पड़ गया, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो उसके पैरों के नीचे से। आंखों के आगे माँ की थकी हुई आंखें, कांपते हाथ और चुपचाप झुकी हुई पीठ घूमने लगी। उसका दिल जल उठा। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा गया। रानी, तुमने ये सब किया और मुझे कुछ भी नहीं बताया? अब घर की दीवारों में सन्नाटा नहीं, चीखते हुए पछतावे की गूंज उठने लगी थी। राहुल की आंखों में बेचैनी थी, दिल में डर और आत्मा में पछतावा। माँ के अचानक चले जाने की खबर से वह पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा था। रिश्तेदारों से पूछ चुका था, पड़ोस के हर घर में झांक चुका था। गार्डन, मंदिर, बाजार, हर जगह माँ का नाम लेकर ढूंढ चुका था। अंत में उसके मन में एक आशंका उठी, कहीं मां गांव के लिए तो नहीं निकल गई। वह तुरंत अपनी बाइक उठाकर नजदीकी बस स्टैंड की ओर भागा। तेज धड़कते दिल और कांपती उम्मीदों के साथ वह प्लेटफॉर्म पर एक एक बस, एक एक कोना छानता गया। हर कोने में नजर दौड़ाता रहा, हर बूढ़ी औरत को देखता रहा। कई मिनट बीत गए, मन टूटने लगा था। तभी एक कोने में एक बेंच के पास बैठे, सिर झुकाए, कांपते कंधों के साथ सिसकती एक स्त्री नजर आई। सफेद साड़ी, सिर पर पल्लू और आंखों से बहते आंसू। मां! राहुल की चीख सी निकली। वह दौड़कर उस औरत के पास पहुंचा। वो और कोई नहीं, उसकी अपनी मां सुनैना देवी थी। वो घुटनों के बल उनके सामने बैठ गया, मां का हाथ थामा, उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। आंखों से बहते आंसू अब रुक नहीं रहे थे। मां, माफ प्लीज मां, मुझे माफ कर दो। आपके ही घर में आपकी ही बहू आपके साथ इतना कुछ करती रही और मैंने कुछ नहीं समझा, ना देखा, ना सुना। मुझे कई बार लगा कि आप कुछ कहना चाहती थी, कोई बात छुपा रही थी, लेकिन सुनीता के डर से आप चुप रह जाती थी और मैं मूर्ख कुछ भी नहीं समझ पाया। माँ, आप तो खून के आंसू रोती रही और मैं समझता रहा कि सब ठीक है। आप मेरी माँ थी और मैं आपकी आंखों के पीछे छिपे दर्द को नहीं पढ़ पाया। सुनैना देवी का दिल पसीज गया। उन्होंने राहुल के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन आंखें अब भी नम थीं। वो धीरे से बोली, बेटा, अब क्या रह गया है? जिस घर में मेरी आवाज की कोई कीमत नहीं, जहां मेरी भूख को भी ताना मिलता है, वहां अब क्या रहना? मैं अब गांव जाना चाहती हूं बेटा, वही मेरा ठिकाना है, वो ही मेरी शांति है। यहां अब मेरा दम घुटता है। राहुल ने मां के हाथ थामे, आंखों में भरकर देखा और कांपते स्वर में बोला, मां, मैं आपको ऐसे कैसे जाने दूं? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती अगर कोई है तो वो यही है कि मैंने आपकी खामोशी को समझा ही नहीं। अब आपको हर वो खुशी दूंगा जो आपने खो दी। बस एक बार घर चलो मां। काफी समझाने बुझाने के बाद राहुल किसी तरह मां को मनाकर घर ले आया, लेकिन अब उसके चेहरे पर बेटे का नहीं, एक अपराधी का पश्चाताप था। राहुल ने मां को बस स्टैंड से लाकर अपने कमरे में बैठाया। उन्होंने चाय तक पीने से मना कर दिया। उनके चेहरे पर अब सिर्फ थकावट नहीं, एक गहरी टूटन थी, जैसे आत्मा तक थक चुकी हो। राहुल की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठोस फैसला था। उसने मां को रजाई ओढ़ाकर चुपचाप उनके पास बैठा, सिर झुकाए। रात भर वह कुछ नहीं बोला। रानी, उसकी पत्नी, अपने कमरे में थी। अब डर के मारे उसे भी नींद नहीं आ रही थी। सुबह के पहले उजाले में राहुल उठा, सबसे पहले किचन में गया। दूध गर्म किया, मां के लिए हल्की चाय बनाई। जब चाय लेकर मां के पास गया तो सुनैना देवी चौंक गई। बेटा, तू? राहुल ने उनके पैर छूते हुए कहा, अब हर दिन
माँ, अब हर दिन सिर्फ मैं, अब आपको कोई भूखा नहीं रखेगा। रानी बाहर आई, पर राहुल ने उसकी ओर देखे बिना कहा, अब तुम आराम करो, बहुत थक गई होगी मेरी पत्नी, अब कुछ काम मत करना, अब सब मैं करूंगा। रानी समझ गई, बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। पहला दिन का बदला राहुल ने खुद खाना बनाया। रोटियां बेलते हुए जब उसका हाथ जल गया तो मां दौड़कर आई। बेटा, तू क्यों कर रहा है ये सब? राहुल ने जवाब दिया, मां, जो हाथ जलने चाहिए थे वो आज मेरा ही हाथ है। आपने 2-2 दिन भूखा रहकर भी कुछ नहीं कहा, तो अब एक जलन से क्या फर्क पड़ेगा? रानी खिड़की से देख रही थी, अंदर तक कांप गई थी। दूसरा दिन राहुल ने ऑफिस से छुट्टी ली। सारे काम खुद किए, झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े, नाश्ता, खाना, चाय, सब कुछ। रानी आगे बढ़ी कुछ करने तो राहुल ने सख्त लहजे में कहा, अब कुछ नहीं, अब मां की तकलीफ की कीमत तुझे हर रोज देखनी पड़ेगी। रानी की आंखें भर आईं। तीसरा दिन राहुल ने कॉलोनी के हर पड़ोसी के सामने रानी से कहा, मेरी मां 2-2 दिन भूखी रही और मेरी बीवी चैन से सोती रही। मैं इस घर का बेटा हूं, लेकिन मैं अब खुद को शर्मिंदा समझता हूं। लोगों की आंखें नम हो गई। कुछ औरतों ने रानी को घूरा। रानी अंदर भाग गई, दरवाजा बंद करके रोने लगी। चौथा दिन राहुल ने अपने ऑफिस ग्रुप में मैसेज किया, कभी मां को नजरअंदाज मत करना, एक दिन जब उनकी जगह खाली होगी तो कोई नहीं भर पाएगा। उसके एक दोस्त ने जवाब दिया, क्या हुआ राहुल? राहुल ने लिखा, मेरी मां जिंदा है, लेकिन उनकी आंखों में मैंने कब्र की खामोशी देखी है। पांचवां दिन रानी अब चुपचाप सब देखती रही। वो एक शब्द नहीं बोलती थी। उसने खुद को आईने में देखा। चेहरा सजी संवरी बहू का नहीं, एक अपराधबोध से ग्रस्त औरत का था। वो चुपचाप सुनैना देवी के कमरे में गई। सुनैना देवी पलंग पर लेटी थी। रानी उनके पांवों के पास बैठ गई, धीरे से उनके पैर पकड़े और रोते हुए बोली, मां जी, मैं बहुत गलत थी। आपने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं खुद से हार गई हूं, मुझे माफ कर दीजिए। सुनैना देवी की आंखें नम थीं। वो कुछ पल चुप रही, फिर हाथ बढ़ाकर रानी के सिर पर रखा। अगर तू सच में बदल गई है तो अब कभी किसी मां के साथ ऐसा मत करना। अंत की ओर राहुल ने यह सब देखा। धीरे से मां के पास आया। मां, अब फैसला आपका है, माफ करूं या नहीं? सुनैना देवी ने रानी की ओर देखा। हर औरत गलती कर सकती है बेटा, लेकिन अगर वो पछतावे के आंसुओं से अपनी आत्मा धो ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। राहुल की आंखें भर आईं। उसने रानी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरी मां देवी है, उन्होंने तुम्हें माफ किया, इसलिए मैं भी करता हूं, लेकिन अब एक शर्त है, मेरी मां की इज्जत इस घर में सबसे ऊपर होगी। रानी ने सिर झुका लिया। अब कभी कोई कमी नहीं रहेगी मां जी की सेवा में। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई थी, एक ऐसा सुकून जो पछतावे, माफी और रिश्तों की गहराई से जन्मा था। रानी सच में बदल चुकी है, लेकिन वह सिर्फ माफी मांगकर नहीं रह जाती। अब वो हर दिन अपनी सास की सेवा में एक नई सीख के साथ जुड़ती है। कभी उनका पसंदीदा खाना बनाकर, कभी उनके पुराने गहने साफ करा के उन्हें पहनाकर, और कभी पुरानी एल्बम में पति की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर उन्हें भावनात्मक सहारा देकर। हर दिन वो खुद को एक नई बहू और एक नई बेटी के रूप में गढ़ती है। सुनैना देवी का आत्मबल लौटना। अब सुनैना जी चुप नहीं रहती। राहुल उन्हें एक महिला समिति में ले जाता है, जहां वो दूसरी वृद्धाओं को अपना अनुभव बताकर उन्हें हिम्मत देती है। वो कहती है, बुढ़ापा बोझ नहीं, अनुभव होता है, और अगर हमारी चुप्पी दर्द का घर बना दे तो बोलना जरूरी होता है। उनके अंदर एक नई रोशनी लौटती है, समाज में उनकी इज्जत बढ़ती है। राहुल एक सोशल कैंपेन शुरू करता है, मां है तो मैं हूं, जिसमें वह अपनी मां की कहानी दूसरों को सुनाकर बेटे बहू को समझ आता है कि मां के बिना घर सिर्फ दीवारें हैं। अब रानी हर सुबह सबसे पहले उठती है, सास के लिए चाय बनाती है, उनके साथ बैठकर अखबार पढ़ती है और कहती है, मां जी, अब आपको बस मुस्कुराना है, रोने के दिन गए। सुनैना जी भी हंसकर कहती है, अब तो मैं फिर से जीने लगी हूं बेटा, अब घर घर जैसा लगता है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम की है, अगर आपने भी अपने घर की मां को चुपचाप सहते देखा है, तो आज ही एक बार उन्हें गले लगाइए, क्योंकि मां कभी शिकायत नहीं करती, बस सह लेती है। लेकिन अब वक्त है उनके दर्द को समझने का। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको सबसे भावुक पल कौन सा लगा। सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही कहानियों के लिए और शेयर कीजिए।